हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने लास्ट थ्योरीज पढ़ी, वेलस बॉन्ड थ्योरी का आपने देखा, फिर आपने देखा कि वेलस बॉन्ड थ्योरी में क्या प्रॉब्लम आए तो हमें हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की तरफ जाना पड़ा। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आई। वेस्पर थ्योरी में गए, वेस्पर थ्योरी में हमें उसकी जो शेप थी वो एक्चुअली पता चला और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई। फिर ये आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसने हमें और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बताई मॉलिक्यूल के बारे में। इसने ये कहा जो इसमें और बाकी थ्योरी में फ़र्क था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं। ये एक नई टर्म जो थी, हमें उससे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कांसेप्ट किसी थ्योरी ने नहीं दिया। इस थ्योरी ने हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी कांसेप्ट दिया कि फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक तो ये मतलब नई चीज़ हमारे पास आई। अगर हाइड्रोजन की बात करें, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी रूल तकरीबन वही हैं, जैसे दोनों आपस में करेंगे तो उनका स्पिन अपोजिट होगा। जैसे ये मैंने एक का ऊपर की तरफ एरो लगाया, दूसरे का नीचे की तरफ, तो दो एक मॉलिक्यूल बनाया, तो वहाँ पर ये ओवरलैपिंग से। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ओवरलैपिंग की बजाय हम इंटरफेरेंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा डिफरेंस है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिहेव डिफरेंट देन एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल से उनका बिहेवियर कैसे फ़र्क होगा। मतलब हमने एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शक्ल बिल्कुल फ़र्क होगी, ठीक है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में देखें, हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी थी, तो हाइब्रिडाइजेशन में sp मिले, d मिला, तो ओरिजिनली एक नई शक्ल बनी हो जिसको हमने एक बड़े लोब और एक स्मॉल से डिनोट कर दिया। मतलब वो हमारा एक वहाँ पे कांसेप्ट था, वेस्पर थ्योरी में चल रहा था, हाइब्रिडाइजेशन में चल रहा है। इसमें ये कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शक्ल जो है डिफरेंट ओवरलैपिंग या डिफरेंट इंटरफेरेंस से डिफरेंट बनेगी। मतलब ये नहीं है कि हम एक जैसे ही सबको कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबके एक जैसे बनेंगे। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में अलग एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से कुछ और बनाया था, वो एक जैसा था जो हमने वहां पर उस थ्योरी में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है? एक तो ये बात आपने ध्यान में रखें कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही एंटी अपना एंटी कह रहा हूँ, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। एक बात, वेलस बॉन्ड थ्योरी डिड नॉट टेल अबाउट दिस। क्या नहीं बताया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नहीं बताया था और मैग्नेटिक नेचर का नहीं बताया था, ठीक है? इस थ्योरी में हमें मैग्नेटिक नेचर का भी पता चलेगा। इसके बारे में तीसरा पॉइंट जो है, वेलस बॉन्ड थ्योरी ने डिड नॉट टेल अबाउट द स्टेबिलिटी, कि स्टेबल कौन सा ज्यादा हो। स्टेबिलिटी ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर आपको याद होगा, मैंने आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताया था। तो ये वही चीज़ है कि पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये इस थ्योरी ने बताया था, ठीक है? वहां पर तो मैंने आपको जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट दे रहा था ना। तो ये मैं आपको अब यहाँ पर, जैसे हमने हर बात का बताया कि ये वाली बात हमें, जैसे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का किसने बताया, तो इस तरीके से अब आपको ये पता चल गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ही बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डायमैग्नेटिक होंगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कैसे पता चला? एक बार याद रखिएगा कि इसने जो चीजें प्रूव की वो काफी हद तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव थी। मतलब ये एक पिछली अगर आप थ्योरीज की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली हाइब्रिडाइजेशन प्रूव हुई थी, ठीक है? वेलस बॉन्ड थ्योरी में कोई जो थी इतनी उसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था हमारे पास। जब हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैंने बताया था कि जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर जब आया तो वो चारों के चारों बॉन्ड लेंथ भी सेम थी, बॉन्ड एंगल भी सेम थे, और उससे फिर हमें शेप का पता चला टेट्राहीड्रल है। इसमें भी जो मैग्नेटिक नेचर का पता चला या बाकी चीजों का पता चला, हमें काफी हद तक एक्सपेरिमेंटली पता चला, ठीक है? तो ये मैग्नेटिक नेचर डिड नॉट टेल टू मच। इसने भी अपना जो पिछली थ्योरी है उसमें इतना ज्यादा नहीं पता चला, इसने जरा अच्छे तरीके से हमें बताया, ठीक है? डायामैग्नेटिक आपको जैसे रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और पैरामैग्नेटिक ये। अच्छा, इस तरह स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं पता चला, जैसे H2 प्लस H2 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये हमें ये थ्योरी बताती है, पिछली थ्योरियों ने नहीं बताया।
ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम इसके पोस्टुलेट नहीं डिस्कस कर रहे, जस्ट हम ओवरव्यू। ये मेरी उंगली भी आ गई है स्कैन में, चलो कोई बात नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विल आल्सो टेल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम, के बॉन्ड कितने बनेंगे। वेनस बॉन्ड थ्योरी ने तो बताया ना, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसने ये बताया कि कितने बॉन्ड बनेंगे। और एक जो डिफरेंस दूसरों में था कि वो सिंगल, डबल और ट्रिपल थे, इसने ये कहा कि 1.5 बॉन्ड भी हो सकता है, 2.5 बॉन्ड भी हो सकता है, 3.5 बॉन्ड भी हो सकता है। बॉन्ड इन फ्रैक्शंस, ये इस थ्योरी ने नई बात बताई। ठीक है, अब आप गौर करेंगे क्या क्या नई बातें पता चली। इसने ये बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ये नई बात हमें इस थ्योरी में पता चली। दूसरी बात का हमें क्या पता चला, इसने बताया मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया, मैग्नेटिक नेचर का कंसेप्ट दिया और स्टेबिलिटी का कंसेप्ट दिया। ये 3 चीजें होगी। चौथी चीज इसने क्या बताई हमें कि बॉन्ड जो है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल नहीं बल्कि 1.5, 2.5 और 3.5 भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस। और क्या बताया, इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट, यहाँ पर इसने इस चीज को ज्यादा इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सपोर्ट वेव मैकेनिक्स, यानी कि इसने जो ज्यादा वेव मैकेनिक्स की बेस पे डिसीजन लिए, मतलब इसने उस चीज को सपोर्ट किया कि उस तरीके से ही बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है जो कि वेव मैकेनिक्स की थ्योरीज में पेश किया गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टेल्स व्हेन टू वेव्स कंबाइन देन व्हाट विल हैपन। इंटरफेरेंस जब होता है दो वेव्स का तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि अगर दो वेव्स की वेव एक जैसी हो तो वो एक दूसरे को बढ़ा देती है, उनका क्रेस्ट और ट्रफ बड़ा हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करके स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो इस तरह से वेव का आपस में जो कम्बिनेशन है, वेव कम्बिनेशन मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपस में कम्बिनेशन, के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, तो या तो उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये कंसेप्ट जो है इसने इस्तेमाल किया वेव मैकेनिक्स का। तो मेन पॉइंट्स दोबारा से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम्स में होते हैं और मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको पता है sp d f, ठीक है, सिग्मा पाई। अच्छा, एक डेल भी होता है लेकिन वो इसमें अभी मैं टाइम हुआ तो हम इसको एक्सप्लेन करें, आपने भले ये पहले नहीं पढ़ा होगा डेल का ना, आपको सिग्मा और पाई का ही पता है। और टाइम हुआ वैसे है तो सही, अब एक्सटेंड हो गया तो शायद अगर आप सब लोग कहेंगे तो मैं ये भी पढ़ा दूंगा। जैसे है ये मजे का, आपने कभी सुना भी नहीं होगा इसे। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कितने बनेंगे, जितने एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही होंगे। जैसे ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले, एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसको हम स्टार से जाहिर कर देते हैं, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो हम रेगुलर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा सिग्मा स्टार, इस तरह से पाई और पाई स्टार। ये कंसेप्ट जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ये वेव फंक्शन को हम साई से जाहिर करते हैं, साई 1 और साई 2। ठीक है, कुछ साई भी कहते हैं, काई भी कहते हैं, हमें तो साई पढ़ाया गया सीन के साथ, हम तो इसको साई पढ़ते हैं। ठीक है, बहरहाल कोई अपने अपनी लैंग्वेज, अपने अपने मुल्क के लोगों का अलग अलग हिसाब है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। ठीक है, ये अगर आपस में ऐड होंगी तो ये उनके जो दोनों एंड्स हैं ये हैवी हो जाएंगे। ठीक है, ये क्रेस्ट भी बड़ा हो गया, ट्रफ भी बड़ा हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम एडिशन। ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और ये ज्यादा स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल, लो एनर्जी। ठीक है, आपको ये तो कंसेप्ट आपको पहले पता है कि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बेस पे उसने ये वेव फंक्शन इस्तेमाल किया था वेव को जाहिर करने के लिए, इसकी कैलकुलेशन की थी इसने, इसकी मतलब इसके श्रोडिंगर की थ्योरीज काफी हैं, आपने शायद पहले पढ़ा कि नहीं मुझे नहीं पता। वन डायमेंशनल बॉक्स, टू डायमेंशनल बॉक्स और वेव मैकेनिक्स, इसको बेसिकली हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें ये चीजें काफी ज्यादा हैं, मतलब वेव फंक्शन यूज हुआ है, इसकी इक्वेशन बनी, फिर वो डेरिवेशन से इसको प्रूव किया, जो मतलब एक है एक काफी लंबा चौड़ा टॉपिक। आई थिंक शायद आपको फिजिक्स में पढ़ाया क्या नहीं अभी तक उन्होंने ये कोई क्वांटम मैकेनिक्स की, आपको कुछ मैकेनिक्स में कुछ पढ़ाया है इसको, एनीबॉडी तो मुझे तो बताएगा। सर इसके है
अच्छा, अच्छा। लेकिन पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये फिज़िक्स में ज़्यादा इस चीज़ को पढ़ाते हैं और डिटेल से पढ़ाते हैं। हम केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, खैर हमें तो एमफ़िल में भी, पीएचडी में भी ये चीज़ें पढ़ाई थी, काफ़ी एडवांस लेवल की वेव मैकेनिक्स, तो उसमें हमने इस चीज़ को पढ़ा था। तो आपके लेवल पे अगर हुआ तो देख लेंगे इसको भी किस तरीके से होता है। तो एक जो ये बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को ज़ाहिर किया psi 1 और psi 2 से, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई वेव नहीं बनती अगर यानी दोनों आपस में माइनस हो जाएं, अगर दोनों आपस में ऐड अप हो जाएं तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कैंसिल हो जाए तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मेरा ज़रा हैंड राइटिंग ऐसी लिखी है, लेकिन आपको समझाने के लिए आई थिंक आपको समझ आ गई। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिशन है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो तो ये जो उसकी साई वेव फंक्शन जाहिर करता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स उसको जाहिर करता है कि किस एरिया में कितनी उसकी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। और अनस्टेबल होता है, ये मैंने लिखा हुआ है, और मोर एनर्जी होती है, ठीक है। उसका उलट है जो भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का और एंटी बॉन्डिंग का आपस में उलट है। अच्छा जी, कंबाइनिंग molecular orbital must have same or nearly same energy and same shape। ये जैसे नहीं सॉरी, ये मैंने ऊपर का काटना था, मैंने नहीं काट सका, वो दूसरे का आ गया, सॉरी। ये चार जहाँ पे लिखे इससे नीचे वाला, ये यहाँ से शुरू। अच्छा, सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होता है। ये सेम उसी तरह से एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरफेरेंस या ओवरलैप का हम जो लफ्ज यूज करते थे उसके मुताबिक है। 1s 1s आपस में मिले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में बन गए। ये उनकी शेप इस तरह से बनी, एस और एस ऑर्बिटल आपस में बने, प्लस और प्लस साइड पे माइनस। आपको पता है उसके दो प्लस और माइनस होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था कि बॉन्ड इसमें हम जो प्लस और माइनस वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा उसको प्लस और नीचे वाले हिस्से को हम माइनस से जाहिर करते हैं। तो वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को और ऑर्बिटल्स को, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, हमने उनको वेव की फॉर्म में ही कंसिडर करना है। एक जो नई टर्म यहाँ पर आएगी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर नूडल प्लेन का कंसेप्ट आएगा। नूडल प्लेन क्या होती है, वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मिनिमम हो या ना होने के बराबर हो या ना हो, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं होती, और वो इस तरीके से एक नूडल प्लेन बनती है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो नूडल प्लेन कोई नहीं बन रहा। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर होगा, अगर 1s और 1s आपस में ओवरलैप करेंगे या इंटरफेरेंस करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और उसके अंदर कोई नूडल प्लेन नहीं होगी। यानी कि इसके जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पूरे का पूरा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होगी। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। लेकिन अगर उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डी जो मैंने लिखा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इस तरीके से उनका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और एक नूडल प्लेन बनेगी ये दरमियान में, ठीक है। प्लस और प्लस साइड पे माइनस, और यहाँ पर एक उनका बनेगा। इसको हम सिग्मा स्टार 1s से जाहिर करेंगे। इसको हम सिग्मा 1s और इसको हम सिग्मा स्टार 1s। ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, इसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल है। इसमें अगर आप देखें पी एक्स पी वाई पी जी, इसके आखिरी शेल में तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक नाइट्रोजन का लिखा है, ये दूसरे नाइट्रोजन का लिखा है। तो सेम वही जो पहला कंसेप्ट है कि एक बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा, बाकी पाई बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड जो एक बनेगा पीजी और पीजी के दरमियान, उसको हम बाकियों के दरमियान जो पाई बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड का मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे उनकी कंसेप्ट आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड बना था आपको पहले भी पता था एस और एस के दरमियान, और अब पी और पी के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो हम देख रहे हैं कि उसमें नूडल प्लेन कितनी बनेगी और उसकी शक्ल कैसे बनेगी, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये पीजी और पीजी के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ,
तो इस तरीके से पॉजिटिव और दो नेगेटिव साइडों पे बने। ये मैंने हाथ से भी लिखा हुआ है, आपको भी पता चल गया कि कैसे बनाते हैं। किताबों में बना होता है लेकिन हाथ से बना के आपको ज़्यादा पता चलता है। आप भी कोशिश करें। इस सारा कुछ मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें 2 नूडल प्लेन बन रही हैं। जब जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो रहे हैं, वहाँ पर नूडल प्लेन बन रही है, ठीक है? सिग्मा 2pz, सिग्मा बॉन्ड बना और 2pz के दरमियान बना, ठीक है? ये इसमें पता चल रहा है। और अब ये तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी इसका बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी, ठीक है? तो ये अगर देखें तो इसमें माइनस लिख के हम ज़ाहिर कर रहे हैं और इस तरीके से हम उसको बना रहे हैं। तो इसमें 3 नूडल प्लेन बनेंगे, यानी कि माइनस और माइनस साइड पे, प्लस और प्लस इधर, एक इस प्लस और माइनस के दरमियान नूडल प्लेन, एक इस प्लस और माइनस के दरमियान और एक दोनों के दरमियान, ठीक है? तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी पाए जाने की। तो ये इसकी 3 नूडल प्लेन बनेंगे। और ये मैंने अगेन आपको बताया कि ऑल एक्सपेरिमेंटली प्रूव, ठीक है? इस बेस पे हमने इस थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बेस पे ये चीज़ बनाई। अब आ जाते हैं हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपने ऊपर देखा सिग्मा का, अब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग या इंटरफेरेंस का लफ्ज़, ठीक है? वहाँ पर ओवरलैपिंग का लफ्ज़ है, यहाँ पे इंटरफेरेंस का हम यूज़। अब px और px के दरमियान और py और py के दरमियान सेम उसी तरीके से प्लस और प्लस आपस में मिले, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, प्लस ऊपर की साइड पे बन गया, माइनस नीचे की साइड पे बना, और इस तरह से नूडल प्लेन बनी। पहले तो ऊपर से आ रही थी ना वर्टिकल, अब ये हॉरिजॉन्टल आप देखिए, ठीक है? पाई 2px, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो लोब्स बने और दरमियान में एक नूडल प्लेन बन गई। और अगर ये माइनस होते हैं तो इस तरीके से दो नूडल प्लेन बनेंगी जो एक दूसरे को कट कर रही होंगी, ठीक है? प्लस प्लस माइनस माइनस, और इसको जैसे हम पाई 2px कहते हैं, इसको हम पाई स्टार 2px कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी होती है? अच्छा, ये इनके दरमियान हम कोमा शोमा नहीं लगाते, ठीक है? डायरेक्ट ही लिखते हैं। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है? इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स आए, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आए। आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको जैसे पहले कंसेप्ट है उसी तरीके से ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है? तो इस तरीके से हम उसको भी लिखते हैं। बाकी आगे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल से देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसी तरीके से ऑफ-बॉ प्रिंसिपल को ही फॉलो करेगी जब हम इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे हम रेगुलर लिखते हैं, इस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेस पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें भी हम ऐसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन विल गो इन लोएस्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी में जाएगा। यही ऑफ-बॉ कहता था कि अगर एक जैसे उसको ऑर्बिटल, एक जैसे नहीं मतलब मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हों, तो पहले लो वाला फ़ील्ड होगा, फिर उससे हाई एनर्जी वाला फ़ील्ड होगा। ठीक है? अगर एक जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी बात करें, एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग, तो पहले बॉन्डिंग फ़ील्ड होगा, फिर एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है? ये तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ठीक है? अगर डिफरेंट होंगे तो फिर तो अलग ही होगा। मतलब जैसे सिग्मा है पहले, वो कैसे लिखना है मैं बताऊँगा, उसके रूल्स हैं कि 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, और 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों तो कैसी होगी। दूसरा जो रूल है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इस पे ही लागू होता है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन ही आएंगे। हुंड्स रूल भी यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है? सेम ऑर्बिटल अगर मिलें तो पहले एक-एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सेम स्पिन के साथ, फिर उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर पेयरिंग शुरू होगी अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है? रूल यहाँ पर वो भी लगेगा। ऑल 3 रूल्स आर वैलिड। n प्लस l का रूल यहाँ पर वैलिड नहीं होता, जिसमें हम उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट टाइम हम निकालते होते थे, ठीक है? वो यहाँ पर नहीं लगेगा। सेम ऑर्बिटल सेम स्पिन विद सेपरेट, ठीक है? पाई 2px और 2py की हम जो इसमें इसको सेम ऑर्बिटल और सेम एनर्जी कंसीडर करते हैं। 2pz को यहाँ पर क्यों फ़र्क हो गया? जैसे मैं बताता हूँ, हमने ये कहा मतलब एक अगर इसमें होता है तो एक सिग्मा बनेगा और 2 पाई बनेंगे। तो पीजी और पीजी के दरमियान तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, और बाकी पीवाई और पीवाई, पीएक्स और पीवाई के दरमियान बने पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से फिर ये पीएक्स और पीवाई को हम सेम कंसीडर करते हैं और पीजी को हम चूंकि सिग्मा बॉन्ड की वजह से हम उसको डिफरेंट कंसीडर करते हैं। उसकी एनर्जी जो है वो कम होती है, वो पहले फिल होता है और ये बाद में फिल होता है। और जो इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जिसको हम स्टार कहते हैं, उसमें सिर्फ फर्क आएगा
उसमें इसकी सॉरी ये जो इसकी एनर्जी का फर्क आएगा 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से डिफरेंट, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, अभी यहाँ पर नहीं है आपको। पांचवा है कि एक्सपेरिमेंट्स, उससे हमें एक्चुअली पता चलता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये हमें इन चीज़ों का। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो उनकी एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ओरिजिनली एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो ओरिजिनली जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे ज्यादा होती है। ठीक है, ये जब हम उसकी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये चीज आपको और समझ आ जाएगी, ज्यादा नजर आएगी। तो ये इसके पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। इफ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14, अब जो रूल्स बताने लगा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने याद रखना है ऑफ बॉ प्रिंसिपल की बेस पे। अच्छा, ये जो मैंने ब्रैकेट डाली हुई है, ये डालने का मकसद सिर्फ आपको बताना है कि अदरवाइज ये ना भी डालें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। सबसे कम एनर्जी सिग्मा की होगी, उसके बाद सिग्मा 1s की होगी, यानी कि सबसे लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाली का ऑर्बिटल्स यही है। ठीक है, उसके बाद ऑफ प्रिंसिपल की रूल की बेस पे हम कह रहे हैं ना एनर्जी की, मतलब कि जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी वो पहले फिल होगा। ये फिलिंग का है कि किस तरीके से फिल होने हैं। पहले ये आपको याद हो जाएगा जब आप 2-4 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ये दोनों की एनर्जी, मतलब सबसे कम एनर्जी 1s वालों की, फिर 2s वालों की, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मिला के कंप्लीट। अब उसके बाद आ जाता है 2px और 2py की, इनकी एनर्जी बराबर होती है पाई की। ठीक है, और सिग्मा 2pz की एनर्जी उससे ज्यादा होती है। ये 14 के केस में है, अगर ये 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये जो 2pz है ये पहले आ जाएगा, बस ये फर्क पड़ता है उसमें और इसमें। ठीक है, बस ये आप अभी इसका देख लें, फिर उसकी जब आएगी तो मैं वहां पे भी दिखा दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ 1s फिर 2s इंक्लूडिंग देयर स्टार या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 4, 2 6 और 2 8, यानी कि 1s और 2s में 8 इलेक्ट्रॉन भुगत जाते हैं, और वो एक दूसरे का असर भी कैंसिल कर देते हैं। जब हम आगे इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे या बाकी चीजें तो उसमें आप देखेंगे, तो आगे फर्क कहाँ पे पड़ता है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py लिखना है। ठीक है, ये इज इक्वल टू है, ये बराबर होती है। अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की जब आपने कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग करनी है, अगर यहाँ पे रुकता है तो आपने एक इलेक्ट्रॉन पहले 2px में डालना है, फिर एक इलेक्ट्रॉन 2py में डालना है, वही जो रूल लगता है वही हुंड्स रूल के मुताबिक, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग शुरू करेगा। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएंगे, अब इनके स्टार नहीं आएंगे पहले, फिर सिग्मा 2pz आएगा, यानी कि पाई पाई मतलब px py और pz के अगर हिसाब से देखें तो पहले पाई वाले 2px और 2py आएंगे, फिर सिग्मा 2pz आएगा। अब इनका आ जाएगा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, और सबसे एंड पे पाई स्टार 2pz। ठीक हो गया, तो ये जहां पर इस रूल के मुताबिक ये 14 इलेक्ट्रॉन्स तक है। मैंने आपको बताया कि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2pz में इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे, 2px और 2py के जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाद में फिल होंगे। ये इनकी एनर्जी डायग्राम का ये जस्ट फर्क आता है और कोई फर्क नहीं आता। बाकी अगर आप देखेंगे, अब हम एग्जांपल्स करते हैं, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सिग्मा 1s2 आएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना, उसका क्या फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाए, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा उतना ज्यादा लेस स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, लेस बॉन्ड ऑर्डर लेस स्टेबिलिटी। अच्छा जी, सिग्मा 1s2, जाहिर है बॉन्ड ज्यादा होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, आपस में ज्यादा एक दूसरे को पकड़ के रखा होगा, तो 1s2। इसी तरीके से हीलियम का अगर फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल हो, अगर हम सपोज करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा
1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, 4 इधर आगे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 2 - 2/2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक ये देखने, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चलता है बॉन्ड है कितने। जब बॉन्ड है ही 0 तो इसका क्या मतलब है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये आधा बॉन्ड आ गया आपके सामने H2 प्लस में। H2 में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपने ऊपर देखा है। लेकिन अगर H2 प्लस, अच्छा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन देखने तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन ही देखने, प्लस और माइनस डाल के देखना होता है। ठीक है, इसमें माइनस अगर होता तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते ना। प्लस में मतलब मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s1। इसकी अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो 1 - 0। ठीक है, 1 का क्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग इसका है ही कोई नहीं। ठीक है, 0 फिर इसलिए लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 आधा बॉन्ड। समझ गए? तो ये इस थ्योरी ने एक थोड़ी सी डिफरेंट कंसेप्ट दिया। अब स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बेस पे देखें तो ऊपर एक का 1 है, एक का 0 है, एक का आधा है। तो एक वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, H2। और आधे वाला उसके बाद स्टेबल होगा लास्ट में। यानी कि स्टेबिलिटी का हमें पता चलता है, इस थ्योरी ने हमें बताया कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हों, अगर हमें ये पूछा जाए कि इसमें से स्टेबल कौन सा ज्यादा, तो हम उसके बॉन्ड ऑर्डर की बेस पे हमें पता चल सकता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर का हमें पता चलता है। अब आ जाते हैं हम, इफ बॉन्ड ऑर्डर अगर बराबर हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2-3 मॉलिक्यूल्स आ गए जिनमें से बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गए, जैसे मैंने H2 माइनस की एग्जांपल दे दी, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 और सिग्मा स्टार 1 एक इलेक्ट्रॉन है, आधा। अब ये भी आधा है और ऊपर कौन सा आधा था? H2 प्लस भी आधा था, यानी कि H2 प्लस भी हाफ और H2 माइनस भी हाफ। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम स्टेबल होगा। यानी कि एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल देन स्टेबिलिटी इज चेक्ड, किस बेस पे? कि एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसमें अगर लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग रिड्यूस द स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब इसका? कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। यानी कि ज्यादा बॉन्ड होंगे तो एक दूसरे के करीब होंगे एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में, तो बॉन्ड लेंथ उनकी उतनी छोटी होगी। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड जो है सिग्मा और पाई, उसकी बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड है तो और कम हो जाएगी, तो ज्यादा स्टेबल होगी। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतनी ही बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। ठीक है, तो ये उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक नेचर का आपको पता चल गया, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले। ठीक है, अब अगर He2 प्लस में देखें तो 1s1 है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, ये क्यों होता है? इसकी भी ये है रीजन कि जो पेयर्ड होते हैं वो एक दूसरे की मूवमेंट को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। और जो सिंगली होता है वो अच्छा खासा डाइवर्ट होता है और उसको रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, अब लिथियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Li2 का अगर मॉलिक्यूल हो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसका कैसे लिखेंगे? 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, 4 तो इधर भुगत गए, और सिग्मा 2s2। अब इसका हमारे पास 6 पूरे हो गए। अगर हमारे पास दो और होते, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और होते तो हमें पता चल जाता, तो हम 8 कर देते। ठीक है, अभी 6 पे रुक गए तो हमारा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 4 हमारे बॉन्डिंग में है, 2 एंटी बॉन्डिंग में है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। यानी कि इसमें एक बॉन्ड होगा लिथियम और लिथियम के दरमियान। अब आ जाते हैं Li2 प्लस, यानी कि मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, 5 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 2s1। ठीक है, यहाँ 2s2 था तो सिग्मा 2s1, 3 - 2 आधा बॉन्ड। Li2 माइनस, उसमें भी आधा बॉन्ड। स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी? उसके एंटी बॉन्डिंग में किसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कम स्टेबल होगा। तो उसकी बेस पे हम चेक करेंगे पैरामैग्नेटिक और
डायामैग्नेटिक नेचर का कैसे पता चलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये वाली चीजें इस थ्योरी में हमें पता चल जाती हैं। इस तरह से बेरियम की एग्जांपल है। अब आ जाते हैं जरा, थोड़ा सा बड़ा है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 4 और 4 तक हम उसको 8 तक तो हो गया। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेरिलियम में, तो 8 1s2 और 1s1 और 1s2 के स्टार समेत 8 इलेक्ट्रॉन तो इधर ही भुग जाते हैं ना। अब उसके बाद जो 2 आए वो कहाँ गए? हुड्स रूल के मुताबिक px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। इस तरीके से फिर हम उसको लिखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर भी उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, मैग्नेटिक नेचर का भी उसी तरीके से ही पता चलेगा। C2 12 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाए तो कैसे होगा? सेम। अच्छा, ये जो हम इसको लिखते हैं, ये बार बार एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में भी आपको पता है इसके कोई रोल नहीं है, 1s और 2s को, इसलिए फिर हम इसको के और के डैश भी लिख देते हैं। हम मतलब क्या मतलब इसका कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, इसको अगर मिला के देखें 8-4/2 फिर भी वही निकलेगा। लेकिन अगर हम इसको बॉन्ड ऑर्डर में भी, क्योंकि ये 1s और उसका स्टार जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना, तो ये 2-2 0, यहाँ भी 2-2 0, तो एक दूसरे का असर भी कैंसिल करें, तो हम इसको बार बार रेपिटेशन में नहीं लिखते, तो हम के और के डैश लिख देते हैं और उसके बाद वालों को फिर हम लिख देते हैं। इट कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो हम इसको ना भी लिखें, के और के डैश लिख दें, तो हम अपना टाइम भी बचा लेते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त भी इनको शामिल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप इसके बगैर निकाल लें या इसके साथ निकाल लें, जवाब फिर भी एक ही आना है। मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने ही शो होंगे जितने ये लिख के शो होंगे। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। के डैश। अब इसका क्या मतलब है? 1s2 और 1s2 स्टार सिग्मा, सिग्मा के साथ है, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इसका ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद आप पाई 2p(x2) पाई 2p(y2), अगर एक पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा फिर पेयरिंग शुरू होगी, सेम उसी रूल के मुताबिक जो आप पहले करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। अब अगर इसमें देखें तो अनपेयर्ड कोई भी नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर है। ये कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। कार्बन के 12 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 8 इधर चले गए, 8 और 4 ये, तो 12 पूरे हो गए। इस तरीके से N2 की अगर बात करें, इसका इसका एक और भी मतलब है कि इसमें 2 का मतलब है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है और ये डायमैग्नेटिक नेचर का है, और इसके आखिरी शेल में जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह से N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये हम 14 इलेक्ट्रॉन तक हम पढ़ा, हम 14 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन के डैश पाई 2px 2py में फिर आ गए, ये 12 यहाँ तक हो गए। अब उसके बाद 12 के बाद ये 2 इधर चले गए, 14, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बताया था, इसको हम शामिल नहीं करते, तो 2 4 6 6 ये सारे के सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले होते हैं, वो है कोई नहीं, बटा 2 तो 3। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना, डायमैग्नेटिक नेचर का। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कोई 15 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, N2 माइनस में कितने होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपने ये याद रखना है, जब चार्ज होता है ना, प्लस और माइनस चार्ज के साथ जो निकालते हैं, आपने उसके बगैर पहले देखने इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसके फॉल किस कैटेगरी में करते हैं, तो आपने कंफ्यूजन या प्रॉब्लम जहाँ होती है ये बाउंड्री के, कि 14 इलेक्ट्रॉन के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जानी है। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे ये 15 है, तो इसमें हम फिर उसको उलट कर देंगे, नहीं। हमने ये देखना है नाइट्रोजन की बेस पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 के हिसाब से लिखनी है। बस एक इलेक्ट्रॉन उसका एक्स्ट्रा है, वो आपने कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये पूरा हो गया सारा लिख के, 2px 2py का भी पता चल गया, 2pz का भी पता चल गया, और उसके बाद आपका पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py आता है। ये दोनों का बराबर होता है, तो लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपने इधर लिखना है, ठीक है, एक। और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा? यहाँ पर तो 6-0 था, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 1 आ गया, तो 6-1 ढाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको, सर ये रिपीट कर दें। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये मैंने आपको रूल बताया था इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का, जो ऊपर, ये मैं दोबारा से ऊपर लेके जाता हूँ आपको, ये वाला, कि ये 14 इलेक्ट्रॉन्स तक का रूल है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आपने सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे भुगत गए। उसके बाद पाई 2px पाई 2py, ठीक है।
मतलब ये सबसे कम एनर्जी वाले हैं, उसके बाद जो एनर्जी है वो इसकी कम होती है। लेकिन अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, पाई 2p x और पाई 2p y की एनर्जी बराबर होगी और सिग्मा 2p z की एनर्जी इससे ज्यादा होगी अगर 14 इलेक्ट्रॉन या लेस देन इक्वल टू, में 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल के पास, तो तब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या किस तरीके से हम उनको डिवाइड करेंगे, तो हम ये सिग्मा 2p z और पाई 2p x आपस में इनकी सिर्फ जगह बदलनी है और कुछ नहीं होना। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि जैसे आप नाइट्रोजन की एग्जांपल दें तो उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन N2 जो है उसके ऊपर अगर माइनस चार्ज आ जाता है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया, तो वो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को 15 इलेक्ट्रॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। 15 इलेक्ट्रॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है कि हम 2p z को पहले फिल करें और 2p x 2p y को बाद में फिल करें, नहीं। क्यों? कि N2 माइनस जो है वो बना कहाँ से था, N2 से बना था। ठीक है, पहले नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक इलेक्ट्रॉन आने से उलट तो नहीं हो जाएगा ना उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जगह। तो इसलिए ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि बाउंड्री के ऊपर जब आपने प्ले करना है तो 14 इलेक्ट्रॉन से 15 इलेक्ट्रॉन या 15 इलेक्ट्रॉन से 14, इसी तरह से अगर आपके पास कोई एग्जांपल आती है, वो मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, लेकिन उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें से, तो उसके पास रह गए 14, तो इट डजंट मीन कि ये अपनी जगह चेंज कर ले। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर 14 इलेक्ट्रॉन या 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो वह अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ओरिजिनल मॉलिक्यूल चार्ज के बगैर उसके से जहन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, ये मैंने कहा। क्लियर हो गया बरदा? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको यस सर। नाइट्रोजन की एग्जांपल दी कि नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन से बना था। ठीक है, मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड भी हुआ है तो इट डजंट मीन कि उसकी जगह चेंज होगी, वो वही रहेगी। आपने इसको 14 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन की बेस पे ही फॉलो करना है, ये मैंने 14 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इट विल फॉलो। ठीक है, या 14 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन विल बी फॉलोड बाय N2 माइनस। अब इस तरह से, यानी कि इस उसी तरीके से फिलिंग, इट डजंट मीन कि ये जगह अपनी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त या इनकी जब डायग्राम आपने बनानी है तो तब आपने ऐसे ही लिखना है। अब इस तरह से N2 प्लस अगर आ जाए 13 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें भी इनकी अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालें तो आप निकाल सकते हैं, आप उनका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर, तो ये हमें पता चल जाए। इस तरह से अगर अब और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, CO, CN माइनस, O2, NO, इनमें अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें तो ये अगर आप यहाँ पर देखें CO में, तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन कैसे बने, 6 जमा 8। ठीक है, ये भी उसी कैटेगरी में 14 इलेक्ट्रॉन वाली कन्फिग्रेशन में फॉलो करेगा। अच्छा, ये एक आप डायरेक्ट तरीके से भी उसका, अगर आपको जस्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो कि आपको ये बताना हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी लिखने के अलावा इस तरह भी निकाल सकते हैं कि 14 के बॉन्ड 3 होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो 14 से कम बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन है माइनस और पॉजिटिव मिला के, तो फिर आधा आधा बॉन्ड कम होता जाएगा। इस तरीके से अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब भी आधा आधा कम होता जाएगा। तो ये एक रेगुलर रूल है। लेकिन अगर आप यहाँ से आपको पैरामैग्नेटिक नेचर का नहीं पता चलेगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का नहीं पता चलेगा, और आपको इस मतलब इन चीजों का आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर आपको जस्ट ये पूछा जाए एग्जाम में कि आप इनका बताएं कि इनमें से स्टेबल कौन होगा, तो आप स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है, बॉन्ड ऑर्डर की बेस पे, तो आपको पता चल सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल 2-3 मॉलिक्यूल हैं यही लिखे हुए हैं, आपको बताया जाए कि इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो आप उनके इलेक्ट्रॉन से देख लेंगे कि इसके कितने बॉन्ड बनते हैं। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, एक ही बात है वही। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप से पूछा क्या गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लेकिन आप ये भी बताएं कि पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, तब आपको फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के देखना पड़ेगा कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं और दूसरे कितने आ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम पे। ये मैंने पेपर में बनाते हुए थोड़ी सी जगह कम थी तो मुझे बाद में एहसास हुआ, फिर मैंने 1 2 3 लगा दिए। 1 2 3 का मतलब है सबसे नीचे ये आएगी, उसके ऊपर ये आएगी 2, और 3 जो है वो सबसे ऊपर आएगी। ठीक है, ये लिखने का आगे नीचे मैंने फिर लिखा है।
तो आप भी ऐसा कीजिएगा, जो टॉप पे होता है ना पेपर का, दरमियान में जब लिखना होगा तो टॉप के ऊपर आप जो है ना, ये जो सबसे ऊपर आनी है इसको पहले लिख लिया। ठीक है, रूल तो ये है कि आप पहले ये लिखें जो कम वाली है, फिर आप ये लिखें, फिर तीसरे नंबर पे। लेकिन अगर आपको पेपर में बनाना पड़ जाए, पेपर में डायग्राम बनानी पड़ जाए, जैसे पिछले सेमेस्टर में बच्चों को डायग्राम नहीं बनानी आ रही थी, आधी क्लास यही कहती थी सर सानू समझ नहीं आ रही, तो मैं वही बताने लगा हूँ कि अब बनाना कैसे है। तो जो आपने ऊपर जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट लिखा है ना, ये वही है एज़ सच। ठीक है? पहले सबसे पहले जैसे मैंने बताया 1s2, ठीक है? पहले ये देखना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और 1s, ये आपस में मिले तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। और जैसे मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, और जो एंटी बॉन्डिंग होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है इससे। एक तो ये बात, 1s की सबसे कम, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s की सबसे कम एनर्जी होती है। डायग्राम में भी आपको सबसे नीचे ही दिखाना है इसको। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s की होती है। इससे फिर ऊपर ये आ जाता है नंबर 2, 2s सिग्मा और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे पाई 2px और 2pz, इनकी एनर्जी बराबर होती है। अब कोई इलेक्ट्रॉन, ये p के तीनों लिखे हुए हैं, px py pz, और ये भी px py pz। अब उसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ऊपर नीचे लिखे। अब आप उसमें मैं आपको थोड़ा सा रट्टा लगा दूं, तो ये आप जहन में रखिएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 1 और 2 डब्बे, ऊपर भी 1 और 2 डब्बे, इनके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है? और जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये सिर्फ उल्टाने हैं, ये नहीं उल्टाने। ठीक है? डायग्राम आपको कंफ्यूज कहाँ से करती है, इस जगह पे आके फंसते हैं आप लोग। ठीक है? जब आपको इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता चला, जब आपको ये पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप चुप करके यहाँ पर बना लें, और ये उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? अब आपको पता है पाई के अंदर पाई 2px और पाई 2pz की एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है? उसके बाद सिग्मा 2pz की, ये 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अगर 14 से ज्यादा होंगे तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सिग्मा 2pz पहले आ जाता है और ये बाद में आता है, ये इनकी जगह बदली जाएगी बस, और तो कुछ नहीं होगा, ऊपर भी वही रहेंगे। तो इसलिए डायग्राम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये उसकी डायग्राम है, इसमें बताएं क्या मुश्किल है। जब आपको ऊपर बॉन्ड ऑर्डर याद हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कैसे है, उसके बाद आप डायग्राम भी उस हिसाब से बना लेंगे, इसमें क्या टेंशन है। ठीक है? ये जी सर, ठीक है। तो इसलिए ये देखें, अगर H2 में अगर आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है? तो ये आप B2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब आपको ये कहा पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उसके बाद आप इस तरह से डायग्राम बना लें। अब यहाँ पर फिर मेरे साथ वही हुआ कि मैंने जब 1 लिखा, 2 लिखा, मैं अपने लो जगह से मेरे पे होती है, लेकिन कोई नहीं थी। फिर मैंने 3 नीचे लिख के एरो लगाया, तो आप पहले ये ऊपर लिख लें, तो ये फिर सही रहता है। अब देखें, ये 1 और ये जैसे मैंने आपको रट्टा लगाया कि 14 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 2 डब्बे, 1 और 2 डब्बे। अब इलेक्ट्रॉन ही फेंकने हैं ना, सबसे पहले लो वाले में फेंके, फिर उसके बाद इधर फेंके, फिर उसके बाद इधर फेंके, उसके बाद इधर फेंके। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आप पूरे कर लें, जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उसके पास। और इस तरह से 15 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो मैंने आपको बताया कि सिग्मा 2pz, और इनकी आपस में जगह इंटरचेंज होनी है और कुछ नहीं होना। 16 इलेक्ट्रॉन्स की एग्जांपल दी ऑक्सीजन की, इसमें क्या हुआ, के डैश का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इधर भुगत गए ना, 8 के बाद आ जाते 16, 16 में से अब 2pz पहले आएगा। ठीक है? क्योंकि ये 16 इलेक्ट्रॉन, 14 से ज्यादा, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, इस तरह से आ गए। अच्छा, इसका फर्क उसकी बॉन्डिंग पे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पड़ेगा, डायग्राम में पड़ेगा। डायग्राम में आपने फिर इसको अगर ऊपर शो कर दिया, इसकी एनर्जी कम है, इसको नीचे शो करना है, इसको उसके बाद शो करना है, तो आप वहां पर फिर आपकी डायग्राम गलत हो जाएगी और आपके नंबर कटेंगे, फिर आपको कहेंगे कि ये कैसे मसला है। तो डायग्राम बनाते वक्त इन चीजों की आपको ज्यादा केयर करनी पड़ती है। मैग्नेटिक नेचर का बॉन्ड ऑर्डर सेम उसी तरीके से, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं और O2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसी तरीके से आपने उनकी डायग्राम बनानी। कोई कंफ्यूजन इसमें? एनी क्वेश्चन? सिंपल आपको बता दिया कि 14 इलेक्ट्रॉन्स की जब आपने लिखनी है तो उसमें 2px, पाई 2px और पाई 2py की आपने नीचे रखना है, उसकी एनर्जी कम शो करनी है, और सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा शो करनी है। लेकिन जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो उसके पास, तो आपने कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पर होती है कि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या कम, तो आपने इनकी जगह बदल देनी है, और उसको डिसाइड करने के लिए
आपको मैंने बताया कि आपने डिसाइड करना है ओरिजिनल मालिक को। जैसे मैंने नाइट्रोजन की एग्जांपल दी, उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे डजंट मीन कि उसकी डायग्राम चेंज होगी, डायग्राम वही रहेगी क्योंकि उसका ओरिजिनल N2 था। बेशक 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अगर ओरिजिनली कोई 15 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल हो तो वहां पर फिर 14 प्लस वाली जो डायग्राम का रूल है वो लगेगा, और कोई फर्क नहीं है। बच्चों समझ आ गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? सबसे आसान थी ना। पिछली थ्योरियों में कितना टाइम लगा कि उसकी डायग्राम बनाओ, ये करो वो करो। अभी मैंने आपको सिग्मा और पाई का बताया, ठीक है, और उसी में ही मैं आपको अभी रखा है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कल हम इसके जो हमारे और दो एक दो टॉपिक्स हैं, कल हम वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और आप उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपका ये सिलेबस खत्म है। तो कंफ्यूजन कोई है, कोई और सर क्वेश्चन वो है जो तो क्विज पूछे। लेना था उसका क्या होगा? क्विज कल ही लेंगे इंशाल्लाह, इकट्ठा ही ले लेंगे। ठीक है सर। ठीक है बच्चा, ओके फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।